हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए घटना चक्र बुक से आधुनिक भारत के चैप्टर यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन को देखेंगे, जिसमें कि इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसे देखेंगे। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि घटना चक्र की यह पुस्तक पूर्वावलोकन जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में मैंने इसी टॉपिक के महत्वपूर्ण नोट्स को वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उससे नहीं देखा है तो कृपया करके उसे देख ले, जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि पहले कुछ शॉर्ट नोट्स को पढ़ लेते हैं, जो कि इसी बुक में एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में दिया है। तो सर, नोट्स में है वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। जो कि इसमें करेक्शन है, ये 20 मई नहीं होगा, ये 17 मई 1498 को पहुंचा है। और ये डेटा सोर्स जो मैं बता रहा हूँ वो स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है, तो हम उसको पहले फॉलो करेंगे। 17 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों में भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि वास्को डी गामा जो था सबसे पहले भारत 17 मई 1498 को पहुंचा और यहाँ पे इसके माध्यम से उसने समुद्री मार्ग की खोज की। जबकि इससे पहले हमारा व्यापार विदेशों के साथ चलता रहता था, लेकिन वो स्थलीय मार्ग से हुआ करता था। एक ही नवीन मार्ग था जो कि हम लोग समुद्री मार्ग से भारत में आए थे। और वास्को डी गामा भारत आगमन से क्या हुआ, पुर्तगाल और भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला था। 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में पुर्तगाली वाइसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। 1505 में को फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर भारत आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, जो ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक किसे कहा जाता है, या और भी एक अलग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है, जो ये नीति किसने लाया था। तो अल्मीडा ने लाई थी, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बाद फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बन के आया। उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो भारत में वास्तविक संस्थापक पुर्तगीज का किसे कहा जाता है, तो अल्फांसो दो अल्बुकर्क। वो भारत कब आया था, 1509 ईस्वी में आया था। और बीजापुर को कितने ईस्वी में उसने जीता था, तो 1510 ईस्वी में जीता था। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। तो उसके थर्ड गवर्नर कौन था, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा को हम देखते हैं।
यह 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक, यह जो था 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक गवर्नर बना। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डिमन्स लैंड तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को आप नोट करके आप रख सकते हैं, जिसमें कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज थी, और स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था, और साथ में हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डिमन्स लैंड वर्तमान तस्मानिया जिसको हम कहते हैं, और न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, जिसे भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहा जाता है, का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, जो कि उस टाइम पे वो गवर्नर नहीं था, उसने करा था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अंजी द्वीप एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण, अंजदीव एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मुडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। 1500 मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। तो एक क्वेश्चन आपसे और ज़रूर पूछा जा सकता है, जो यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध करने वाला कौन था? तो आप पुर्तगाल बता सकते हैं। भारतीय यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम था, जिसमें कि पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज, उसके आगे डेन, और उसके आगे फ्रांसीसी आए थे, जिसमें कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंतिम 1961 में गए थे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि यूरोपीय कंपनी का आगमन को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी, जिसमें कि पुर्तगाली 1498 में आते हैं, और 1961 में सबसे लास्ट में पुर्तगाली जी जाते हैं। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वस एलो सिल्वा 1958 तक था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेइया बोसा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में समुद्री व्यापारी की स्थापना की थी। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे। पुर्तगालियों ने 1513 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो सबसे पहले कितने ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की थी? 1503 ईस्वी में। इसके आगे के नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, जिसमें कि 1503 एवं 1505 में कुन्नूर में अपनी पे दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो दूसरी फैक्ट्री यदि पूछा जाए तो कुन्नूर में थी, और वो 1505 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, जो कि जिसमें कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो वो समुद्री लूटपाट के रूप में किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली पुर्तगालियों बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसमें कि 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया गया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानोती अथवा सुतनोती, जिसे कि कलकत्ता का स्थल चुना गया। कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। कोची जो था 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अथवा इसका फुल फॉर्म यदि हम लोग देख सकते हैं, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। तो 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी।
जिसमें कि 16 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व की साथ तो 15 वर्षों के लिए अधिकार पद प्रदान किया। इस दौरान भारत भारत का बादशाह कौन था? अकबर था, जो कि 1556 से 1500 जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। लिवेंट 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 कंपनी लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे अपनी कारखाना स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। तो आपसे पूछा जा सकता है जो सबसे शुरू में सबसे पहला जो स्थापित अस्थायी कारखाना था तो वो कौन था? तो सूरत था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को कहाँ पर हराया था? स्वावलंबी के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ और चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी के 10 पाउंड वार्षिक किराए पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 10 पाउंड कितने वार्षिक किराए पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी तट के मुगल बादशाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप अंग्रेज ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। फलस्वरूप क्या हुआ था? अंग्रेज ने भारत से उसे निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ था, जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, उसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरोधी दोनों दल अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेज कैप्टन कौन थे? बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन ने महमूद खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेनाओं को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने क्या किया था? अडियार नदी के तट पर सेंट थोमे नामक स्थान पर सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का युद्ध भी समाप्त हो गया था, जो कि एक्स-लापल की संधि, जिसे कि ट्रीटी ऑफ एक्स-लापल 1748 से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का समाप्त हो गया तथा मद्रास क्या हुआ? अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को नोट करके लिख सकते हैं, जिसमें जो पूछा जा सकता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध कौन से संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो एक्स-लापल की संधि, जो कि 1748 में हुआ था। और इस दौरान क्या हुआ? मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था।
डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो कि भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेनाओं को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्ति करवाया था। जिसने क्या किया था? पहली बार यूरोपीय सेनाओं को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्ति करवाया था। जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में भारतीय राज्य में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और राज ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1667 ईस्वी में सूरत में पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसियों द्वारा पहला व्यापारी कारखाना कहाँ खोला गया था? तो आप सूरत नोट कर सकते हैं। मेरकारा गोलकुंडा के सुल्तान एक अधिकार प्राप्त कर 1669 ईस्वी में 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापना की थी? तो मछलीपट्टनम में। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही डच पिपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ। डचों की बंगाल में पहली कंपनी कौन थी? पिपली थी, जो कि 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही डच क्या पिपली से बालासोर चले गए और उनका 1653 ईस्वी में ही अच्छे से व्यापार शुरू हो पाया था। जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसुरा के डच किले को गुस्तावास फोर्ट के नाम से जानते हैं। चिंसुरा के डच किले को क्या जानते हैं? गुस्तावास फोर्ट के नाम से जानते हैं। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि बीपीएससी में महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? तो बिहार से प्राप्त होता है। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर नेक्स्ट डेन, फ्रांसीसी, जबकि इनकी कंपनी का स्थापना का क्रम अलग था। तो उसमें भी हम लोग देख लेते हैं, जो सबसे पहले कौन सी कंपनी स्थापना हुई थी। जिसमें कि पहली कंपनी पुर्तगाली हुई थी, जो कि एस्तादो द इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि 1498 में स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो कि वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी, जो कि 1602 ईस्वी में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट थर्ड जो कंपनी स्थापना हुई थी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन दू ईस्ट इंडीज, जो कि जिसका शॉर्ट फॉर्म है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1616 ईस्वी में हुई थी। और कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल्स, जो कि फ्रांसिस है, उनका स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसको कवर कर लिया है। और अब हम लोग आगे के प्रैक्टिस के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस को और सही तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कि मैं यहाँ से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि 1498 को कालीकट पहुंचा था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें हम साथ साथ जो शॉर्ट नोट्स है, जो कि आपको और हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, तो वो भी पढ़ लेते हैं।
जिसमें कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध व्यापारित स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगालीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट, जो कि 17 मई 1498 को पहुंचा, उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालिक शासक कौन थे? जमोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और पुर्तगीज व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप और हुगली के में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय एवं गवर्नर बन के आया था। 1505 में क्या हुआ था? फ्रांसिस द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय एवं गवर्नर बन के आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने क्या की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी स्थापित की थी, अर्थात नीला जल की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन है भारत में नीला जल को ब्लू वाटर की नीति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मेडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सर्वप्रथम हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें कि पुर्तगालीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, जिसमें वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। पुर्तगीज उपनिवेश का प्रथम वाइसराय कौन था? तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था पुर्तगीज उपनिवेश का पहला फ्रांसिस द अल्मेडा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित में किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरियन ने किया था, जो कि उस टाइम का तत्कालिक शासक था। सूची 1 और सूची 2 में सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही से मिलाएं। तो इस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं, जो किसने कहाँ की खोज की थी। तो इसमें पहला है वास्को डी गामा ने कहाँ की खोज की थी? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन का रहने वाला था। और कैप्टन कुक कहाँ का रहने वाला था? तो हम लोग देख सकते हैं कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था। और तस्मान जो कि तस्मानिया कहा जाता है, वो कहाँ का रहने वाला था? हॉलैंड का रहने वाला था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग मैचिंग कर सकते हैं। और इसके शॉर्ट नोट्स को देख लेते हैं, जो कि आईएएस के प्री एग्जाम 2000 में पूछा गया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने विन डिमिस लैंड, वर्तमान जिसको तस्मानिया कहते हैं, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि फ्रांसिस अल्बुकर्क है। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक गवर्नर था। इसने भारत में पारदर्शिक शक्ति के रूप में पुर्तगीज शक्ति की स्थापना की थी। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीतना का अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिणी पश्चिमी तट पर पुर्तगीज नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और साथ में भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं अस्थायी बस्तियां बनाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा है? पुर्तगाली ने 1499 गोवा पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो फ्रेंड्स इसमें सभी पॉइंट्स सही हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन जो कि गलत है, पुर्तगाली ने 1499 गोवा पर कब्जा किया था। इसका आंसर 1510 होगा।
पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला दुर्ग की स्थापना किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग कहाँ, जिसे कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहा जाता है, कि निर्माण अल्फांसो दो अल्बुकर्क ने किया था। वो इस टाइम क्या था, गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया था? तो यूरोप ने किया था। यूरोपीय शक्ति ने सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित की थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय फ्रांसिस द अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया और पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया और यहाँ गुजरने वाले अन्य जहाज़ों पर कर की वसूली करने लगा था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई तो वो हुगली की थी। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि पॉइंट्स है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हाव, जो कि 1529 से 1538 तक गवर्नर था, मद्रास के निकट सेंट थॉमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की थी, जो कि पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, अनुमति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना हुई थी। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते हैं, उनके द्वारा यह प्रयुक्त किया गया है, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया। उसके स्थान पर हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुप्तावास किले का निर्माण किया था। श्री रामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। जिसमें कि फ्रेंड्स इसमें 3-4 पॉइंट्स नोट्स करने वाले हैं, जिसमें कि है मद्रास के निकट जो सेंट थॉमे और बंगाल के पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत में पूर्वी समुद्री तट और पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। और 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। और नेक्स्ट इसमें क्या है, 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया था और उसके स्थान पर हुगली ने यह स्थान ले लिया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पांडिचेरी, जो कि वर्तमान नाम पडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली शक्ति कौन थी? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थी? अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, जो कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना पहला क्या कहते उपनिवेश स्थापित किया था। इसके बाद पांडिचेरी में इसके बाद डच और डेनिश की व्यापारिक कोठियां स्थापित हुई थी। जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली बस्तियां स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। तो इसके पॉइंट्स को देखने के बाद इसका केवल कथन 1 होगा, जिसमें कि पुर्तगाली जिसका पहला था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। जो कि अभी बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था 65 में, कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के रूप में हुगली का इस्तेमाल कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है? तो जॉब चार्नक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानती अथवा सुतनौती, जो कि कलकत्ता, को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कालिकत्ता जॉब चार्नक के आगमन के पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 है दिवस भी नहीं माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें पॉइंट्स ये लिखा हुआ है, जो कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानती अथवा सुतनौती कलकत्ता का चुना, उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कलकत्ता जॉब चार्नक के आगमन के पूर्व अस्तित्व में था तथा इसी आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 ईस्वी को नहीं माना जाता है। कलकत्ता किसने बसाया था? तो इसका आंसर जॉब चार्नक हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो मद्रास में किया गया था, जो कि भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस कंपनी ने आरंभ की थी? तो डच ने की थी। जिसमें कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जिसमें कि विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण भी सही उत्तर है डच। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जिसमें कि आधुनिक कोची भारत के स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, जिसे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाए, जिसमें कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। तो फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया था? तो डचों ने कराया था। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। और नेक्स्ट पॉइंट है उपयुक्त तीनों। तो पॉइंट जैसा कि हम लोग देखते हैं, इसमें तीनों ही पॉइंट्स सही है। उपयुक्त तीनों कारण में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। जैसे कि जानते हैं, 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पद प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन दी टूरिस्ट ईस्ट इंडीज की समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पद प्रदान किया था। 1702 में इसे न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय
इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनियां 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर एक नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर बादशाह था, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी कहा जाता है, जिसमें कि हम पॉइंट्स को भी देख लेते हैं साथ में। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई थी। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? जो कि अकबर था, और उसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था? तो जहांगीर के समय में, जिसमें कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित की थी, और 1613 ईस्वी में उसने अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में किया था। तो फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप रिवीजन में और सुविधा हो जाएगा आपका। तो उस क्वेश्चन को आप प्रत्येक क्वेश्चन को प्रैक्टिस के थ्रू करते रहिए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत में, जिसमें कि कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा था, लेकिन सूरत में फैक्ट्री का स्थापना अनुमति पाने में वो असफल रहा था। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वावलंबी पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की नियंत्रणता को भंग कर दिया तथा अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापना रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की थी। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार दूसरे भागों में फैलाया। सिरगी, अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो पहली फैक्ट्री जो होगी अस्थायी, वो सूरत ही आंसर होगा। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित थे? तो इसका आंसर भरूच हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में अपनी कारखाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पे हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया गया था? तो फ्रांसीसियों ने अपना स्थापित किया गया था। यूरोपीय कंपनी में से ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी कारखाना था, और इसके बाद उसने पहला अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था, और फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में
वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया, बाद में यह बॉम्बे हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किए थे, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पे अंग्रेजों का अधिकार कर लिया स्थापित हुआ था? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के किले पे अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1797 ईस्वी में। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 में प्रयागराज इलाहाबाद के किले को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला, जिसमें कि मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने की प्रयास किया गया था। फलस्वरूप उसे अंग्रेजों ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मुगल शासक अंग्रेज औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और उनसे उसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का जंग, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका आंसर, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो इसमें पढ़ सकते हैं, जिसमें कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज का अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। जिसमें कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो कि एक्सलापल की संधि के साथ खत्म हुई थी। नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध। क्या होता है? जिसमें कि पेरिस की संधि हुई थी। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि क्या था, जिसमें कि निर्णय नहीं हुआ था, जो कि निर्णायक युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट जो था प्रथम मैसूर युद्ध, उसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। इसमें क्या हुआ था? प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जिसमें कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था वो एक्सलापल की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो था, वो प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? ब्रिटिश की हार हुई थी।
तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 1748, ये सही है। प्रथम का कर्नाटक युद्ध 1750 से 1752। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763। और नेक्स्ट जो है पानीपत का तृतीय युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध क्या हो, इसमें दिया ऑप्शन जो कि 1761 दिया है। तो आप पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1746 1748। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच में हुआ था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 1763 के बीच में। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में था। और इस पॉइंट्स को देखते हैं, जिसमें देख लिए हैं, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े के भाग लेने की नीति अपनाई थी। तो वो डुप्ले था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो वो डुप्ले था। इस पॉइंट्स को देख लेते हैं। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत के जीत के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने थे। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भू क्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में से लड़ने की नीति आरंभ की थी। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाए थे, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप किया था और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी। जीवी मालेसन ने लिखा है, उसकी योजनाओं का प्रथम उद्देश्य हो जाने के बाद पश्चात वो भूमि जिसे वो अपना समझते थे हो जाता था और उर्वर बनाया जाता, और वह क्षमता जो कि उसने दर्शाई थी लौटने के बाद पश्चात उसने लौटने के पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग किया और उससे अत्यधिक लाभ उठाया था। डुप्ले भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत में। लुई चौदहवें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा और राज ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में भारत में अपने व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो कॉलबर्ट को माना जाता है, जो कि 1664 ईस्वी में स्थापना हुई थी। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो इसका आंसर चिंसूरा और हुगली दोनों हो जाएंगे। तो इसका आंसर, इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके कुछ दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले गए थे और बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया था। और 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसूरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डची के व्यापार का मुख्य केंद्र था। स्पष्ट विकल्प में डचों का कारखाना चिंसूरा हुगली एक ग्राम के साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने के साथ डच कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित कर हो चुकी थी। तो डचों की जो प्रमुख स्थल थे, जिसमें कि कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगादिया, फतवा आदि स्थान थे।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इसका आंसर 1632 हो जाएगा। तो बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार की सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुए। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 के संदर्भ में से संबंधित कोई प्रमाण नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत की, जो कि आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गए थे। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आगे कोई क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। पांडिचेरी का सामरिक केंद्र था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। निम्न कूटों में से उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए, जिसमें कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का क्रम पुर्तगालीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से उत्तर चुनिए, जिसमें कि पांडिचेरी जो था सूची 1 सूची के साथ सम्मिलित किया। यूरोप सूचियों के अंत में एक सही कूट को चुनिए। तो इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं, जिसका आंसर ए होगा, जिसमें कि पांडिचेरी जो होगा वो फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रान के बाद डेनिश और सद्रास जो कि डच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में यूरोपीय व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। इसके क्रम को हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो आप लोग कृपया उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, उसका सेकेंड है सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है डच की जो व्यापारिक स्थल थे उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख केंद्र जो थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम जिसे कि मसूलीपट्टनम कहा जाता है, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना थे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिसमें कि दिया गया है
मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत की देन थी? तो इसका आंसर केवल वन, दो और दो, तीन। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं था। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका है। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। तो इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? अंग्रेजी कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां कुछ ही असंगत है। तो इसका आंसर टीवी मैकाले हो जाएगा। तो इसके पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक तथा इतिहासकार था, जिसने 1834 से 1838 तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी से तैयार की गई थी। तो एक पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, जिसमें कि पूछा जा सकता है जो दंड विधान जो कि दी इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि किससे तैयार हुई थी? तो लॉ कमीशन जिसका नाम जुड़ा है लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ब्रिटेन का जो कि राजनीतिक इतिहासकार था। अंग्रेजी की भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा लक्ष्य बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह व्यवस्था का भाग है जहां कुछ भी असंगत है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को आप लोग नोट करके रख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्स लापल की संधि 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम, कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त मिलना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल वन, केवल दो, वन और दो, और न तो एक न एक दे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग ऊपर के नोट्स में और पॉइंट्स में पढ़े हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1748 ईस्वी में एक लापल की संधि के साथ समाप्त हुआ था और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। तो इसके आंसर के इस पॉइंट को देखते हुए आंसर सी होगा। और इसके पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। एक्स लापल की संधि 1748 से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। तो इस कथन से 1 और 2 दोनों सही है। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। सेकंड पॉइंट है, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। और इसके ऑप्शन है केवल वन, केवल दो, केवल दोनों, 1 और 2, और ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर दोनों हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों को बंगाल विजय से क्या हुआ? अपार धन और जनशक्ति मिला, और अंग्रेजों के पास क्या थी? बेहतर नौसैनिक ताकत थी।
भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार धन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों से समन्वय, योग नेतृत्व आदि था। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग इस पॉइंट्स को नोट्स कर सकते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा जा सकता है जो भारत में अंग्रेजों की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, और अंग्रेजों को बंगाल विजय से क्या हुआ था, अपार धन की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स, हमने आज घटना चक्र के बुक से आधुनिक भारत, जो कि आधुनिक भारत के टॉपिक्स हैं, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, उसके पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से मोस्ट क्वेश्चन जो कि रिपीट होते रहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, जो कि हमें मोटिवेट करता है एक न्यू वीडियो बनाने में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।